हाय एवरीवन, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। लिखते जाइए मेरे साथ साथ, एरिया अंडर द कर्व। इसको हम ऐसा भी कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सिखा दिया जाता है, जिसमें आप 2 डायमेंशनल एरिया निकालते हो। ठीक है, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको 3 डायमेंशनल एरिया भी निकालना सिखाया जाएगा, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेसेस एंड ऑल। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को, जैसे ही हम एरिया अंडर द कर्व निकालना सीखे, उससे पहले हमको एक टॉपिक समझना पड़ेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से डिलीटेड है, बट फिर भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा गरीबों वाला मेथड है, तो हमको ये बस इसीलिए समझना है ताकि हमको समझ में आए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उससे एरिया क्यों आता है, कैसे आता है। ठीक है, देखिए, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूरा इंटीग्रल आना चाहिए, पूरा इंटीग्रेशन आना चाहिए, इनडेफिनेट, डेफिनेट, एवरीथिंग, है ना। यहाँ पे किंग क्वीन रोल ज़्यादा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, इनफैक्ट ना के बराबर। ठीक है, तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन लगता है इस चैप्टर में। फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइंस आना चाहिए, आपको सर्कल्स आना चाहिए, पैराबोला आना चाहिए, एलिप्स आना चाहिए, हाइपरबोला, एकदम बेसिक फिगर बनाते आना चाहिए, जिसको हम पूरा कॉनिक सेक्शन ही कहेंगे। फिर आपको फंक्शंस में कर्व ट्रेसिंग आना चाहिए, है ना। कर्व ट्रेसिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बस ये सब आता है आपको तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इजी है। जो अपन ने पास्ट में अभी चैप्टर्स पढ़े हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, एओडी, उन सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है ना। आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन रहता है अगर अपने पास, उस फंक्शन का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए ए से लेके बी तक, तो आपको क्या मिलता है, ए से लेके बी तक में जितना भी एरिया उसने कवर किया है वो मिलता है। बट इसका प्रूफ क्या था, है ना, इसका प्रूफ क्या है, या फिर मैंने आपको बस इतना बता दिया था कि एरिया मिलता है और आपने मेरी बात मान ली थी, है ना, किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं करा, क्योंकि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में इस बार पर्टिकुलरली हटा दिया गया है। बट मैंने आपको बोला था कि हम एरिया चैप्टर में पढ़ते हैं इसका प्रूफ, तो एरिया चैप्टर आ चुका है, अब अपन इसका छोटा सा प्रूफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में देखिए क्या है, दो मेथड होते हैं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। तो ऑफकोर्स पहले मेथड नंबर 1 पढ़ेंगे अपन, और फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन करते क्या है, हम लोग एरिया निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, सीखेंगे अपन धीरे धीरे। देखिए ये ग्राफ है, एक फंक्शन बना देता हूँ मैं, उस फंक्शन का ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, और मान लेते हैं कि फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि इस फंक्शन का इस लाइन x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच का एरिया निकालना है। आ रहा है क्या समझ में? ए और बी के बीच में जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो अपने को निकालना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि आप क्या करो, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, ए से लेके बी तक एरिया आ जाएगा, और अगर एरिया पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव आ जाएगा, एरिया पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा, है ना, समथिंग लाइक दैट, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, तो ए से लेके बी के बीच में एरिया निकालना है। अब देखो यार, हमको तो पता है कि इंटीग्रेशन से हो जाता है काम, लेकिन किसी ने तो सोचा होगा ना कि इंटीग्रेशन से क्यों होगा। किसी ना किसी के मन में तो सबसे पहले आया होगा कि इंटीग्रेशन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। इंटीग्रेशन से पहले किसी गरीब इंसान ने कुछ और सोचा होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली न्यूटन भाई साहब ने आके आपके सामने इन्वेंट करके रख दिया, लेकिन उसके पहले किसी ने तो कुछ सोचा होगा। तो जो इंसानों ने तरीका सोचा था पहले, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने बोला कि आप क्या करो ना, कि इस एरिया को बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स में डिवाइड कर दो, इस तरीके से, है ना। बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स में इनको डिवाइड कर दो। तो ऐसे आप कितने रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स बना सकते हो, छोटे छोटे, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट बना सकते हो वैसे तो आप, क्योंकि यार इतना छोटा कर दोगे गिन ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि आप दुनिया का सबसे छोटा नंबर कह नहीं सकते क्या होगा, उतना ही छोटा आप ये रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बना दो। लेकिन हमने कहा कि चलो n रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाते हैं। कितने? n रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स। ये पहला स्ट्राइप, ये दूसरा स्ट्राइप, उसी तरीके से 3 स्ट्राइप मैंने आपके सामने बनाए। बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाए मैंने। आपने ये चीज़ फिजिक्स में ज़रूर पढ़ी होगी, खासकर रोटेशन चैप्टर में। आपने रोटेशन चैप्टर अगर पढ़ चुके हैं तो उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम बहुत छोटा सा सेक्शन लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। और अगर पहले आप ये पढ़ लोगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ऐसा भी है। मैंने यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स बनाई है, दिख रही होगी आपको। इन तीनों रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स की तरह ऐसी कितनी रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाई जा सकती है यहाँ पे? बहुत सारी है ना, बहुत सारी, मतलब इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स बनाई जा सकती है। तो ऐसे में बहुत बहुत छोटे 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 रेक्टेंगल बना दूंगा। कहाँ तक? आखिरी तक। ये आखिरी तक मैंने बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दिए। ठीक है, मेरे साथ साथ आप फिगर ड्रॉ करते जाएंगे प्लीज। ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए। और क्या करा ना, जब किसी गरीब इंसान ने इंटीग्रेशन निकालने का या फिर एरिया निकालने का सोचा होगा, तो उसने क्या सोचा होगा कि यार कितना घटिया शेप है, इसका एरिया निकालने से बेहतर है कि इस शेप को आप बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि अपने को रेक्टेंगल का एरिया आता है निकालते, रेक्टेंगल का एरिया निकालते आता है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल बना दो और उन रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे हम लोग। तो काफ़ी लॉजिकल लगा, सुन के भी अच्छा लगा। हमने सोचा क्यों ना इससे करा जाए, हम इससे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं और ऐसे जितने भी तमाम रेक्टेंगल्स आएंगे उन सारे रेक्टेंगल का एरिया जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपने फिगर बना दिया हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इस फिगर को, इस कर्व को बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्राइप में डिवाइड कर दिया है, और कितने रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और टोटल n रेक्टेंगुलर स्ट्राइप में डिवाइड करा है। ठीक है, तो टोटल n रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स। ठीक है, स्ट्राइप में ई आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, चलो जैसा भी हो, है ना। टोटल n रेक्टेंगुलर स्ट्राइप। अच्छा इधर देखो प्लीज एवरीवन, आई एम गोइंग टू जूम इट इन। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और आप यहाँ पर देखोगे कि ये सबसे पहला रेक्टेंगल जो है इसका कुछ ना कुछ विड्थ है, दूसरे रेक्टेंगल का भी कुछ ना कुछ विड्थ है, तीसरे रेक्टेंगल का भी कुछ ना कुछ विड्थ है। ऐसे कितने रेक्टेंगल मैंने बनाए हैं? n रेक्टेंगल बनाए ना मैंने, तो कितने विड्थ हो जाएंगे टोटल? ये छोटे छोटे विड्थ है जो है, ये कितने हैं? यहाँ पे n है ना। मैं क्या करता हूँ कि ये जो सबसे पहला रेक्टेंगल है इसका जो विड्थ है ना, इसको मैं बोल देता हूँ h। दूसरे रेक्टेंगुलर के विड्थ को भी h बोल दिया, तीसरे को भी h बोल दिया। मतलब मैंने सारे रेक्टेंगल जो भी बनाई है सबका विड्थ सेम रखा है, सबकी लंबाई जो है वो चेंज होते जा रही है। ठीक है, अब मेरे को एरिया निकालना था, मेरे को यही तरीका सबसे अच्छा लगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ऐसे एरिया निकालते हैं, ऐसे एच एच एच। तो कितने बार एच 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 हो जाएगा बताइए आप? टोटल मैंने कितने रेक्टेंगल बनाए? n रेक्टेंगल, n रेक्टेंगल, और हर रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है? एच एच एच। तो टोटल विड्थ हो कितनी जाएगी? टोटल विड्थ हो जाएगी, कोई बता सकता है मुझे टोटल विड्थ? NH। हाँ, टोटल विड्थ विल बी NH। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई बोले कि सर जो टोटल विड्थ आ रही है वो NH तो आ रही है, लेकिन वो अपन नाप सकते हैं ना डायरेक्टली। ये देखिए ए और बी के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा टोटल विड्थ, राइट। तो ये टोटल विड्थ बी माइनस एच भी तो लिखा जा सकता है। मान लो ये 0.2 होता, मान लो ये 0.5 होता, तो टोटल विड्थ कितनी हो जाती? 5 माइनस 2 दैट इज 3 यूनिट, है ना। तो उसी तरीके से ये NH को आप क्या लिख सकते हो? बी माइनस ए के बराबर लिख सकते हो। तो NH कैन बी रिटन एज बी माइनस ए। ठीक है, तो टोटल विड्थ NH भी हो सकती है और बी माइनस ए भी हो सकती है। ठीक है, तो टोटल n रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाई मैंने, टोटल विड्थ हो गई है बी माइनस ए और उसका लेंथ हो गया NH के बराबर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये हमको काफ़ी काम आने वाली कैलकुलेशन में। अभी तक की कहानी आपको आसान लग रही होगी ना, सब कुछ इसमें रॉकेट साइंस जैसा नहीं, बहुत आसान है। अब असल में क्या करना है आपको? इन सारे रेक्टेंगुलर का एक एक करके एरिया निकालना है मजदूरों की तरह, और एरिया को ऐड करना है मजदूरों की तरह। फिर ऐड करने के बाद जो आपका एरिया आएगा वो फाइनल एरिया होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन सबसे पहले जिसने एरिया निकालना सोचा था उसने यहीं से सोचना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो टोटल एरिया है वो मैं निकाल लेता हूँ। टोटल एरिया को मैं बोल देता हूँ स्मॉल एस एन। स्मॉल एस है ये ना, ये कैपिटल एस नहीं है, ये स्मॉल एस है। ठीक है, अच्छा तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पहला वाला जो लाल कलर का रेक्टेंगल है
उसका एरिया कितना हो जाएगा आराम से, इसकी विड्थ है h और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी एनी1, इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी हो जाएगी ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ आप आराम से निकाल सकते हो, अपन ने हजारों बार ऐसे क्वेश्चन करे, बिकॉज दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट जो भी हो जाएगा वही लंबाई हो जाएगी, तो y कोऑर्डिनेट विल बी f ऑफ a, मानते हो इस बात को, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया मैं लिख देता हूँ, पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, देखिए मेरे साथ, h इंटू एफ ऑफ ए, ये आ रहा है क्या समझ में। दूसरे वाले रेक्टेंगल का हो जाएगा h इंटू, बताइए दूसरे वाले रेक्टेंगल का विड्थ तो h है, बट इसकी हाइट क्या होगी, ये वाले पॉइंट का जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट जो है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a plus h होगा ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी वही। अच्छा ये चीज़ बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत एलिमेंट्री है, बट फिर भी ना लोगों को समझ में नहीं आती है। आप खुद से पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में, आपको समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। तो बस इसको आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, कभी दिक्कत ही नहीं जाएगी। ये एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा ना, ये वाला y कोऑर्डिनेट, दिस विल बी एफ ऑफ, थोड़ा सा नीडल चेंज करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। उसी तरह से ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है वो होने वाला है एफ ऑफ ए प्लस टू एच। आ रहा है क्या समझ में। तो ये वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच। आ रही है क्या समझ में बात। तो हम लोग ऐसे करके सारे रेक्टेंगल का एरिया एक एक करके एकदम मजदूरों की तरह ऐड करेंगे, लिटरली करना वैसे ही अपने को, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा कि दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया करा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, तीसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया करा अपन ने निकाला h इंटू एच, तो हर बार कॉमन रहेगा, h तो हर बार आने ही आना है, आप चाहो तो उसको पहली स्टेप में ही कॉमन लेके बाहर कर सकते हो, बट अपन अगली स्टेप में करेंगे एफ ऑफ ए प्लस टू एच। अच्छा ये तीसरे रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, देखो प्लीज हर कोई, ये तीसरे रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच। दूसरे रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस वन एच। दूसरा रेक्टेंगल मतलब T2, टर्म 2, टर्म 3 में क्या आ रहा है, 2h आ रहा है। समझ गए ना अपन, एपी जैसा हिसाब चल रहा है यहाँ पे, ए प्लस टू डी वाला थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस टू डी। यस सर, जो आपने वो एक्स एक्सिस पे लिखा है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ टू ए प्लस एच, वहाँ पे बस ए प्लस एच और ए प्लस टू एच आना चाहिए ना। हाँ, यहाँ मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में है ना ऐसा लिख दिया, यहाँ पे तो ए प्लस एच और यहाँ पे ए प्लस एच आना चाहिए, इनका वाई कोऑर्डिनेट ऊपर आएगा, सही कह रहे हो, हाँ ठीक है। सर। अच्छा चलो इसी बात पे मुझे ये बताओ रिचा कि टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे, एन है ना। तो एन है सर। पहले रेक्टेंगल में एफ ऑफ ए प्लस जीरो एच आ रहा है, दूसरे में वन एच आ रहा है, तीसरे में टू एच आ रहा है, दिख रहा है, थर्ड में टू आ रहा है, फोर्थ में थ्री आएगा, हाँ तो सर। लास्ट में जो nth रेक्टेंगल होगा उसमें क्या आएगा, एफ एन ऑफ माइनस वन एच। एन माइनस वन एच ना। एन माइनस वन एच। हाँ क्योंकि ये थर्ड टर्म में एक कम आ रहा है, टू आ रहा है, तो अपने को पता है कि एन हाँ रेक्टेंगल है, वी सर। कैन डायरेक्टली राइट कि nth टर्म में क्या होगा, एन माइनस वन एच आया होगा, है ना, कॉमन सेंस से निकाल रहे हैं अपन ये हाँ चीज़, सर। ठीक है। क्या सर? मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या। नहीं सर, बताओ आप फिर से। आपको सुनाई नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ कि जो nth रेक्टेंगल होगा उस nth रेक्टेंगल में जो x कोऑर्डिनेट रहा होगा वो x कोऑर्डिनेट रहा होगा a प्लस एन माइनस वन एच, एन माइनस वन एच, हाँ क्योंकि सर। सेकेंड थर्ड थर्ड रेक्टेंगल में टू एच है, हाँ सर। सेकेंड में वन एच है ना, ठीक है। तो ये करके ये मैंने पूरा एरिया लिख दिया एकदम मजदूरों की तरह। हाँ सर। ओके लिखो यहाँ तक हर कोई। अब है ना इसमें किसी ने कहा कि यार आप कितने रेक्टेंगल बनाओगे, 100, 200, 300, 400, एन मतलब एन का कुछ तो होगा ना यार। आप एन रेक्टेंगल बोल रहे हो, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप एन रेक्टेंगल्स कह रहे हो, लेकिन कितने फिर भी, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कुछ तो होगा। हमने बोला कि ऐसे हम छोटे 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 इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बना देंगे, कितने, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बना देंगे। तो जब भी मैं इन्फिनिटी बोलता हूँ, जब भी मैं इन्फिनिटी बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप है ना टोटल ऐसे बहुत बारीक 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 इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाना चाह रहे हो।
तो जब आप इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाओगे तो n कहाँ पर टेंड करेगा? ऑफ कोर्स इन्फिनिटी, क्योंकि आप नंबर ऑफ जो ट्रायंगल रेक्टेंगल्स बनाने जा रहे हो वो इन्फिनिटी है। तो अगर n इन्फिनिटी हो गया तो ये जो विड्थ हो जाएगी तो बहुत छोटी हो जाएगी ना यार, दिस विल बी वेरी 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 बारीक। मतलब ये n जो ये जो विड्थ है ये जीरो की तरफ टेंड करने लग जाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट कर दिए, बहुत छोटे छोटे बारीक 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 रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड करा, तो उसके साथ एच पे क्या असर पड़ेगा कि एच जो है वो बहुत और बारीक हो जाएगा और कम हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, तो एच विल टेंड टूवर्ड्स जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको अब जब भी टेंडिंग करना होता है किसी को भी इन्फिनिटी की तरफ या किसी को भी जीरो की तरफ, तो हम लिमिट लगाते हैं, है ना? टेंडिंग मतलब लिमिट, तो हमें एक लिमिट लगा देना चाहिए बाहर में। तो बाहर अगर मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ कि लिमिट, लिमिट क्या है कि n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, और n जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो h आप अपने आप कितना हो जाएगा? जीरो की तरफ टेंड करने लग जाएगा। दो दो लिमिट यहाँ पे लग गई है, दो लिमिट्स लगती है, ऐसा अपन ने पहली बार नहीं देखा है, पहले भी देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो लिमिट आप लगा सकते हैं। या तो लिमिट के पहले लिमिट लगा सकते हो कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और फिर एक और लिमिट उसके पहले, बट मैंने दोनों को एक साथ लगा दिया। ये जो है ना वो प्रॉपर एरिया का सॉल्यूशन आता है। मतलब जो एकदम प्राचीन काल में जो एरिया निकाला जाता था वो ऐसे निकाला जाता था, है ना? फिर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे आई तो फिर उन्होंने उसको एडवांस किया, लेकिन पहले ऐसे एरिया निकाला जाता था। आई होप आप लिख रहे हैं साथ में। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है ना कि जो b माइनस ए है, इसको हम NH लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ इरेज हो गया ऊपर यार। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको अपन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h टेंडिंग टू ज़ीरो, है ना? ये h को मैंने बाहर निकाल लिया हर टर्म में से, हर टर्म में से h को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? f ऑफ a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। आई होप आप लिखते जा रहे हैं, f ऑफ a प्लस टू एच, और ये कहाँ तक जाएगा सिलसिला? f ऑफ a प्लस एन माइनस वन एच तक जाएगा। तो f ऑफ a प्लस एन माइनस वन एच जो है ना उसको मैं खोल दे रहा हूँ। कैसे खोल रहा हूँ देखो, a प्लस एन एच, ए प्लस एन एच माइनस एच, है ना? आ गया होगा समझ में, तो बहुत इजी है, मैंने कुछ नहीं करा, एन माइनस वन एच को बस मल्टीप्लाई कर दिया है। ये ठीक है। अब देखो ये एन एच को क्या लिख सकते हैं अपन? बी माइनस है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आसान कर दिया जाए इस चीज़ को। एन एच की जगह, इस एन एच की जगह मैंने बी माइनस ए डाल दिया, तो दिस होल थिंग विल बिकम, आई हैव टू राइट एवरीथिंग अगेन राइट, तो मैं लिख देता हूँ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे क्या डाला मैंने? एन एच की जगह बी माइनस ए डाला, तो देखो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस एन एच की जगह लगा बी माइनस ए माइनस एच, तो ये ए और माइनस ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? बी माइनस एच ही रह जाएगा, बी माइनस एच रह जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने को बोला उसने, तो हमको ऐसे सॉल्व करना होगा। ये तो बड़ा हेडेक का काम है ना, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, ये बहुत हेडेक का काम है, लेकिन अच्छी बात है ना, आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करो, हम तो बस इसलिए देख रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि एरिया निकलता कैसे था, है ना? बोर्ड एग्जाम में ये 7.7 एक्सरसाइज का टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम द पोर्शन। ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू फाइंड एरिया। अच्छा एक बात बताइए, चलो लिखो पहले यहाँ पर, सर वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको हम लोग सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो कर उसमें सकते से और हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं। फॉर्मूला का छोटा कर सकते हैं? हाँ बट मैं फार्मूला याद कराई, मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला ना किसी को कि फार्मूला याद कर लो, क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, है ना? हम लोग हर क्वेश्चन में ऐसे ही सोचेंगे ना, कितना ही टाइम लगेगा ऐसा सोचने में? 2 सेकंड तो लगेगा, है ना? चलिए अब देखो क्या है कि यहाँ से एरिया तो निकल गया, लेकिन
कोई एक स्टूडेंट है, उसको डाउट आया, उसने क्या बोला कि सर ये एग्जैक्ट एरिया थोड़ी ना है, आपने जो एरिया निकाला है ये एक्चुअल एरिया से कम एरिया है। कम एरिया क्यों है बताओ? क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने भी रेक्टेंगल्स बनाए हैं, उन रेक्टेंगल्स में क्या हुआ ना कि कर्व का थोड़ा थोड़ा सा एरिया जो है ऊपर छूटता गया। देखो ये वाला एरिया जो है वो ऐसे लेते हैं हम इसको। देखो ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, ये छोटे छोटे जो ट्रायंगल्स है, ये जो स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स है, ये सब छूटते गए, इनका एरिया कैलकुलेट ही नहीं हो पाया ना। हालांकि ये इतना छोटा है कि हमने इसको नेग्लेक्ट कर डाला कि यार हटाओ यार, कौन इसका टेंशन ले, राइट। लेकिन जो भी है, एक्चुअल एरिया जितना आना था उससे तो ये वाला एरिया कम ही आया होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे बारीक बारीक से ट्राइंगल्स छूट गए होंगे। तो इतना हमको दिल में पता है कि जो भी अपना आंसर आया है वो एक्चुअल एरिया से कम आया है। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है, बट पता होना चाहिए कि एरिया एक्चुअल एरिया से कम है। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता चला एरिया इज नॉट एग्जैक्ट, एरिया इज नॉट एग्जैक्ट since some triangular portions are missing। ठीक है, और ये वाला जो एरिया होगा ये एक्चुअल एरिया से कम होगा। तो लिखो इस चीज़ को, दिस एरिया is less than the actual area under the curve। तो जो प्राचीन काल के लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन उनकी मेहनत में थोड़े थोड़े से फॉल्ट थे, है ना, एक्चुअल एरिया नहीं निकाल पा रहे थे वो। तो उन्होंने बोला कुछ और ट्राई करते। उन्होंने एक और मेथड निकाली, सेकंड मेथड। उन्होंने बोला फर्स्ट मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एरिया छोटा पड़ जा रहा है, कम पड़ जा रहा है। एरिया कम नहीं बढ़ना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा बट कम नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने बोला कि एक और तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, तो ये भी मार्केट में बहुत चलता है, ये बोर्ड एग्जाम की बुक्स में भी बहुत चलता है। तो इसमें क्या हुआ सेकंड मेथड में कि दे मेड सेम रेक्टेंगल्स, है ना, जैसे कि लेट मी जस्ट मेक अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। ठीक है, आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। उन्होंने बोला कि फिर से हम लोग रेक्टेंगल्स बनाएंगे, लेकिन इस बार बड़े रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, इस बार बड़े रेक्टेंगल बनाएंगे। तो बड़े रेक्टेंगल कैसे बनाए उन्होंने, देखते हैं अपन। उन्होंने बोला कि पहला रेक्टेंगल जो है ना वो ऐसा बनाइए कि ये पॉइंट है एफ ऑफ ए ना, तो उससे h डिस्टेंस आगे एक पॉइंट लिया और वहाँ से हमने रेक्टेंगल बनाया। एक मिनट, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल बनाया उन्होंने। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं कि क्या करा। ये कर्व तक इन्होंने टच कराया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ए प्लस एच, इसको पूरा कर्व तक टच कराया। पहले अपन ने क्या करा था, कर्व तक टच नहीं करा के यहाँ तक का एरिया ले लिया था, ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये एरिया छोड़ दिया था। अब हम ऐसा नहीं कर रहे, अब हम इसको कर्व तक टच करा रहे हैं और रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। अब रेक्टेंगल ऐसा तिरछा तो कंप्लीट होगा नहीं, सीधा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये सीधा कंप्लीट करेंगे, कहाँ चला जाता है यार, सॉरी, जब ये सीधा कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाई उन्होंने और ये वाला रेक्टेंगल को कंप्लीट करा। उसमें हुआ क्या कि एक रेक्टेंगल बन गया, उसका एरिया जो है वो एक्चुअल एरिया से अब थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। अब ये वाला जो छोटू सा एरिया है ना, ये एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है। बट जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाए। ठीक है, तो दे मेड सेकेंड रेक्टेंगल, है ना, सेकेंड रेक्टेंगल ऐसा बनाया। मेरे साथ साथ बनाते जाओ, ये छोटा छोटा पोर्शन जो है वो मैं इरेज कर दूंगा।
ऐसे उन्होंने बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाए और उन सारे रेक्टेंगल का एरिया जोड़ा। अब ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम लगता है ना, क्योंकि इतने बारीक बारीक फिगर्स आप बना रहे हो, उसमें डील कर रहे हो, फिर उनका एरिया भी निकाल रहे हो, और एग्जाम में पूछा जाता था पास्ट में। हमारी किस्मत अच्छी है कि सिलेबस से डिलीट हो गया, बट ठीक है, हम लोग इसको सीख कर काम की बात जो है वहाँ तक पहुँच जाना चाह रहे हैं बस। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला कि ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए था, फिर ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, x इज इक्वल टू ए प्लस एच, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, a प्लस टू एच, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, a प्लस थ्री एच। ठीक है, तो एक एक करके सारे रेक्टेंगल का, ये वाले रेक्टेंगल का हम लोग क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे अब बारी बारी से। विड्थ अभी भी h है, सो ऑल द विड्थ आर h, h एंड h। आई एम नॉट राइटिंग हियर क्योंकि जगह ही नहीं बची है। हाँ भाई, फर्स्ट फिगर का फोटो आपको फिर से देखना है क्या, देख लो। फर्स्ट फिगर में हम लोग ऐसे आधे तक गए थे, पूरा मतलब हम ऊपर नहीं गए थे, हम लोगों ने यहीं पर रेक्टेंगल को ख़त्म कर दिया था, इधर ही, है ना। इस बार हमने क्या करा, रेक्टेंगल को ऊपर तक ख़त्म करा ताकि ये जो ब्लू वाला एरिया है वो आ जाए और ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है वो चला जाए। हाँ सर, सर वो एक बार डेरिवेशन बता देना सर, दिखा दो। तुम्हें उस समय नहीं लिखा था क्या, लिख लो अभी। ठीक है, प्लीज़ राइट इट डाउन, फिर अपन आगे का देखते हैं। हो गया सर। ओके, तो ऐसा उन्होंने क्या करा कि कितने n रेक्टेंगल्स फिर से बनाए। ठीक है, तो फिर से n रेक्टेंगल्स बनाए अगर, तो विड्थ कितना हो जाएगा, n इंटू एच, सेम वही फंडा। और विड्थ एक्चुअल में कितना है, b माइनस ए, तो NH का वैल्यू b माइनस ए ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों मेथड में कहलाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने एरिया लिखना स्टार्ट करा। जब वो एरिया लिखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हेडेक आएगा अपने को भी, देखना कैसे। पहला वाला रेक्टेंगल का एरिया में लिखता हूँ, तो इसकी विड्थ तो h है, विड्थ का टेंशन मतलब बस हाइट एक बार देख लो, फिर अपन इस मेथड से बाहर निकल जाएंगे। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट के बराबर ना, ये वाली हाइट के बराबर, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे कि ये जो है ना, दिस इज गिविंग अस द फाइनल हाइट, दिस रेड डॉट, वो कहाँ से आ रहा है, a प्लस एच से, तो मतलब दिस विल बी फंक्शनल वैल्यू ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच हो गए, तो दिस विल बी एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक है, तो पहले वाले रेक्टेंगल की हाइट कितनी आ गई, एफ ऑफ a प्लस एच। दूसरे वाले रेक्टेंगल की हाइट कितनी आ जाएगी, दूसरे वाले रेक्टेंगल की हाइट जो होगी वो यहाँ से आएगी, देखो ये वाले पॉइंट से, जो देख नहीं रहा उसको समझ में नहीं आएगा, ये वाले पॉइंट से आएगी, और ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये है a प्लस टू एच, तो दूसरे वाले रेक्टेंगल की जो हाइट है दैट इज a प्लस टू एच, तो एफ ऑफ a प्लस टू एच। तीसरे वाले रेक्टेंगल की हाइट कितनी, एफ ऑफ a प्लस थ्री एच। ठीक है, यहाँ से मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि nth रेक्टेंगल जो होगा उसकी हाइट कितनी होगी, बिल्कुल प्योर लॉजिक पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट कितनी, वन एच, ए प्लस वन एच, सेकेंड की a प्लस टू एच, थर्ड की a प्लस थ्री एच, तो nth रेक्टेंगल की कितनी हो जाएगी, एनीवन, जो nth रेक्टेंगल होगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच हो जाएगी, है ना, नाइस। क्योंकि फर्स्ट में वन एच आ रहा है, सेकंड में टू एच आ रहा है, ऐसे ऐसे अपने को सोचना है। तो सारे रेक्टेंगल का एरिया मैं फटाक से लिख देता हूँ, इस बार कैपिटल एस एन लिख रहा हूँ मैं इसको, कैपिटल एस एन हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, समझ गया ना, एच तो कॉमन आना ही आना है। पहले रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया, दूसरे का एरिया क्या हो जाएगा, ए प्लस टू एच करके हो जाएगा, तीसरे का एरिया हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच हो जाएगा, और ऐसे जो nth रेक्टेंगल होने वाला है उसका एरिया हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच। यहाँ तक लिखिए आप। अब आपको अच्छे से पता है कि करना क्या है, यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है। क्या लिमिट लगानी है कि h जो है वो जीरो है और n जो है वो इन्फिनिटी है, मतलब आपने ऐसे इन्फिनाइट स्ट्राइप्स जो है बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिकली जितने छोटे आप बना सकते हो, दुनिया का सबसे छोटा रेक्टेंगल आपने बना दिया, ऐसा आप सोचिए। ठीक है, तो ऐसा किया होगा अगर, तो रेक्टेंगल का विड्थ बहुत छोटा हो गया होगा, जीरो से क्लोज, तो ये दोनों लिमिट लगनी चाहिए, बिल्कुल लगेगी। तो आपके पास जो फाइनल एरिया बनेगा वो यही बन जाएगा, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला एज वेल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा h और इधर आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस टू एच, एफ ऑफ a प्लस थ्री एच, लास्ट में क्या आ जाएगा, एनी गेस, एफ ऑफ, देखो एन एच की जगह क्या लिखना है आपको, बी माइनस ए, यहाँ पे बी माइनस ए लिखोगे और ए तो ऑलरेडी एडेड है, तो ए और ए कटेगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, एफ ऑफ बी ही बच जाएगा।
हाँ, ये वाला फॉर्मूला याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, आप खुद सोचो ना कितना आसान है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, एच तो बाहर रहेगा ही रहेगा, आपको स्टार्ट करना है ए प्लस वन एच से। पहला टर्म में वन एच है, दूसरे में टू एच है, तीसरे में थ्री एच है, और लास्ट टर्म में कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली आपके पास या तो ए प्लस एन एच लिखो, जैसे यहाँ पे ए प्लस थ्री एच है वैसे ही ए प्लस एन एच लिखो, और बार बार एन एच को बी माइनस ए डाल दो, तो आपको पता चलेगा एफ ऑफ बी। या तो याद रख लो कि जो एंड पॉइंट है वही आता है लास्ट में। सेकेंड फार्मूला सीम्स ईजियर टू रिमेंबर, है ना। तो ये आ गया आपके पास एरिया का पूरा फॉर्मूला। लेकिन ये वाला जो एरिया है वो एक्चुअल एरिया से बड़ा होगा या छोटा होगा? एक्चुअल एरिया से बड़ा होगा, है ना। अरे यार सॉरी, जस्ट अ मिनट, ओके। प्लीज लिखिए। तो जो भी एक्चुअल एरिया होगा, एक्चुअल एरिया उस एक्चुअल एरिया से तो बड़ा ही होगा, कैपिटल एस एन। कैपिटल इसलिए लिखा है मैंने ताकि ये बड़ा दिखे अपने को। और स्मॉल एस एन जो अपन ने इसके पहले निकाला था वो एक्चुअल एरिया से छोटा होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेथड वन आपको क्या करता है, स्मॉल एस एन देता है, मेथड टू आपको कैपिटल एस एन देता है। आप चाहो तो दोनों को ऐड करके एवरेज भी कर सकते हो। एक्चुअल एरिया निकालना है आपको रफली, तो एवरेज कर लिया। या फिर आप कुछ भी मत करो, आप मेथड वन लगाओ, जो भी आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर, या मेथड टू लगाओ, जो भी आंसर आ रहा है फाइनल आंसर। कहने का मतलब दोनों आंसर जो है वो फाइनल आंसर है। बोथ दी आंसर्स आर फाइनल आंसर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले इसमें नोट्स लिखेंगे हम लोग, कुछ 4-5 फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने, है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। फिगर काफ़ी अच्छा बना है, रंगीन सा। यहाँ पे मैंने रंग बिरंगा फिगर नहीं बनाया है। 4-5 नोट्स लिखवाऊंगा मैं आपको, फिर अपन चालू करेंगे एक्चुअल में जो। हाँ, एस एन और एस एन, स्मॉल एस एन और कैपिटल एस एन में बहुत कम डिफरेंस होगा, दे विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ओके, तो नोट्स में सबसे पहले लिखे, बस जो मुश्किल पार्ट इस चैप्टर का वो यही होता है, वो जा चुका है। अब इसके बाद सारा पार्ट जो है वो आसान ही रहेगा, मुश्किल भी नहीं रहता। ये थोड़ा सा समझ रहे हो ना, क्योंकि अपन माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कर रहे हो उस चीज़ को, इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। देखिए, दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज़ वैलिड फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सर अगर क्वेश्चन में डिक्रीजिंग आ गया तो नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, आ गया तो उल्टा सोचना है अपने को, हल्के हल सोच लेंगे बट नहीं आएगा, ठीक है। उसका लोड आपको लेना ही नहीं। दूसरा पॉइंट कि पहला लिखा आपने। अब क्या हुआ ना कि जो भी मैथमेटिशियन ये वाला मेथड को चेक कर रहा था, या जिसने भी ये मेथड डिस्कवर किया होगा, उसने क्या देखा होगा कि यार ये तो बड़ा टेंशन का काम है कि आप हर एक स्ट्राइप का एरिया लिखो और फिर उसको ऐड करो, सारे स्ट्राइप का एरिया ऐड कर दे और तब जाके टोटल एरिया आ रहा है ना। फिर बाद में न्यूटन भाई साहब आए। न्यूटन भाई साहब ने बोला कि यार क्या है इतना टेंशन कर रहे हो, मैंने एक और चीज़ डेवलप करी है, इंटीग्रेशन। आप क्या करो, ए से लेके बी तक का एरिया निकालना है ना, तो फंक्शन को ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर दो, खत्म, ये एरिया आ जाएगा। तो जो पुराना वाला साइंटिस्ट था, जो पुराना वाला मैथमेटिशियन था, वो थोड़ा सा चौंक गया। उसने बोला कि यार ये मेथड इनका ज़्यादा अच्छा है ना। लेकिन सरप्राइजिंगली जो एरिया इंटीग्रेशन से आ रहा है वही एरिया ये इनके मेथड से भी आता है। तो दोनों के मेथड से जो एरिया आता है ना वो सेम आता है, या अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है, ठीक है। तो दोनों मेथड को सही माना गया, लेकिन ये मेथड ज़्यादा आसान लॉन्गर रन के लिए है ना, क्योंकि इसमें आपने को फॉर्मूले याद रखते हैं और इंटीग्रेट करना है। इसमें आपको क्या करना है, पूरा एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो ज़्यादा अच्छा मेथड यही हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे एक नोट लिखवा देता हूँ बस, कि ये जो एरिया अपन निकाल रहे हैं इसको इंटीग्रेशन से भी निकाला जा सकता है ना। ऐसे न्यूटन भाई सब आए और उन्होंने कह दिया, ठीक है। सर डिक्रीजिंग में क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उल्टा सोचना पड़ेगा। डिक्रीजिंग में बस सब कुछ उल्टा हो जाएगा ना, सोच कर देखो। डिक्रीजिंग में जो ट्राइंगल बनेगा वो बड़ा वाला ट्राइंगल पहले बन जाएगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे दिस इज फंक्शन, दिस इज वैलिड फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, ऐसा लिखा है मैंने। या फिर ऐसा लिखो कि दिस इज वैलिड फॉर इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग में भी चल जाएगा, सेम फॉर्मूला चल जाएगा, मोनोटोनिक होना चाहिए। डिक्रीजिंग
है ना, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। खैर उसमें आप कभी फंसोगे नहीं। फिर हमको बोला गया कि इस फॉर्मूले को आप रीराइट कर सकते हो इंटीग्रेशन फॉर्म में, मतलब वी कैन रीराइट दिस एरिया इन इंटीग्रेशन फॉर्म as a से लेकर b f of x dx, है ना। उस केस में फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा डिक्रीजिंग के केस में, सही कह रहे हो आप। मतलब फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, ठीक है। नॉन मोनोटोनिक के केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट नॉन मोनोटोनिक आपको मिलेगा ही नहीं ना क्वेश्चन में, जब वैलिड ही नहीं है तो कहाँ से दे देगा वो। तो हमने क्या बोला कि इस फॉर्मूले को आप ऐसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो कि डायरेक्टली ए से लेकर बी तक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो न्यूटन भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो भाई तुम ये सब, इससे अच्छा एक काम करो कि इंटीग्रेट कर डालो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर लोगों ने पूछा होगा कि यार इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उन्होंने समझाया होगा कि ये ऐसा ऐसा होता है। थर्ड, दोनों आंसर सही है। बोथ द वैल्यूज स्मॉल एस एन एंड कैपिटल एस एन आर कॉल्ड इंटीग्रेशन ए से बी, फंक्शन का इंटीग्रेशन ए से बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो स्मॉल एस एन और कैपिटल एस एन दोनों को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ, लिखिए, दे आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये जो मेथड अपन ने सीखा है इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। और लिखेंगे हम दोनों मेथड वैलिड है, वैलिड है, तो दोनों मेथड्स, बोथ मेथड्स आर वैलिड, ठीक है, बोथ मेथड्स आर वैलिड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखेंगे, तब जाके हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये मुश्किल पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, आसान पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। लिखिए, सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आई इक्वल्स ए से लेकर बी, सॉरी नॉट ए से लेकर बी, 0 से लेकर 1 ई टू द पावर एक्स डी एक्स। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, मैं जनरली सेकंड फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। कौन सा वाला, कैपिटल एस एन वाला, वो बहुत ज़्यादा आसान है याद रखना। जैसे कि देखोगे ना आप, मेरे को ये याद रह जाता है कैसे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है और एच टेंडिंग टू क्या होता है, जीरो होता है। ये होता है कैपिटल एस एन। और स्टार्ट कहाँ से होता है, एच तो बाहर रहेगा, स्टार्ट ये होगा एफ ऑफ ए प्लस वन एच से। फर्स्ट टर्म में वन एच आएगा, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, टू एच आएगा, और थर्ड टर्म में क्या आएगा, थ्री एच आएगा, ए प्लस थ्री एच। और उसी तरह से जो लास्ट टर्म है, उस लास्ट टर्म में एफ ऑफ बी रहता है सिर्फ, है ना। आप चाहे तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच लिख सकते हो, फिर एन एच को बी माइनस ए लिख दो, वैसे भी कर सकते हो, बट अब याद रहेगा तो ऐसे कर लो। तो सेकंड फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा आसान है याद रखना, राइट। अच्छा, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ए हो जाती है, देखो लोअर लिमिट ए हो जाएगी, ये लोअर लिमिट है। आपका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक किया ना अपन ने, क्योंकि आप एरिया कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे थे, एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट इज व्हाट, 1। इज दैट ओके, पक्का। तो ए और बी पता चल गया अपने को, ठीक है। नोटिफिकेशन तो नहीं दिखाई दिया ना आपको, ए और बी पता चल गया। अब अपन इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एन एच क्या होता है, बी माइनस है ना। एक मिनट, ये हैंग हो गया लगता है।
n इंटू एच होता है b माइनस ए, b कितना है 1 और a कितना है 0। तो जब भी आपको NH दिखाई देगा उसको 1 रख देना, NH को 1 रख देना इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो दुनिया में जहाँ जहाँ h है वहाँ h ही रहने दो, जहाँ जहाँ a है वहाँ 0 रख दो। तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस 2h, f ऑफ 0 प्लस 3h, f ऑफ 0 प्लस 3h। और ऐसा करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा f ऑफ b, है ना, या 0 प्लस NH लिख दो तो भी चलेगा। आपको 0 a प्लस NH लिखना है तो वैसे कर लो, कभी नहीं अटकोगे। ठीक है, मैं तो चलो b ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चलो a प्लस NH ही लिख देते हैं, a प्लस NH, ताकि भूल गए अगर अपन बाई चांस तो हमको याद रहे। तो 0 प्लस NH, ठीक है। और इसमें लिमिट जो चल रही है वो चल रही है, बार बार लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, हमको दिमाग में रखना है लिमिट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h टेंडिंग टू 0 h इंटू f ऑफ h कितना हो जाएगा, e ऑफ h, e की पावर में h प्लस e की पावर में 2h, e की पावर में 3h। मतलब e की पावर x में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2h 3h ऐसे रखते चले गए अपन, ठीक है। और ऐसे करते करते लास्ट तक e की पावर में nh आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये वाला सम मैं आराम से निकाल सकता हूँ। वाई कैसे निकलेगा सम, एनीवन? जीपी का जीपी है ना, जीपी के कितने टर्म्स है देखते हैं, 1h 2h 3h, 3 टर्म तक 3h है, तो NH तक n टर्म्स होंगे, तो जीपी के n टर्म्स है। जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे से, a इंटू 1 माइनस आर की पावर में n अपॉन 1 माइनस आर। तो h इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, e की पावर में h, e की पावर में h को 0 मत रख देना, वो लिमिट से सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अभी आप इसको h को 0 अभी मत पुट करना, a इंटू 1 माइनस आर। अच्छा कोई मुझे बताएगा कॉमन रेशो क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द कॉमन रेशो? e to the power h, e टू द पावर h है ना, तो e टू द पावर h कॉमन रेशो है, और उसकी पावर में ये रहा r, r की पावर में क्या रखना है n, तो ऐसे रखेंगे n, समझ में आ रहा है ना, r की पावर में n, ठीक है। तो ये h तो बाहर है ही, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लिखो यहाँ तक, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h टेंडिंग टू 0। बस यहाँ से आपके पास कैपिटल एच आ जाएगा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। करो सॉल्व, देखते कितने लोगों को लिमिट याद है। कितने लोगों को ये याद है, लिमिट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता था? कुछ होता था? पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कौन सा होता है, 1। यहाँ पे वैसी शक्ल दिखाई दे रही होगी आपको, कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा, किसी ना किसी को तो दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये h और ये 1 माइनस e की पावर में h, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सर n अगर 10 टू इन्फिनिटी है तो फिर उसको इन्फिनिट का जीपी ले सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर आपने n का वैल्यू इन्फिनिटी रख दिया, फिर मतलब उसका मतलब आपने लिमिट पुट कर दिया ना यार। पहले फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, फिर पुट कर देंगे, है ना। इन्फिनिट जीपी का भी ले सकते हो वैसे, 1 माइनस आर आएगा नीचे, तो a अपॉन 1 माइनस आर आपका आंसर। उनसे आंसर मैच नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा उससे, क्योंकि आप पार्शियल लिमिट रख रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो कि n का वैल्यू इन्फिनिटी रख दे रहे हो, लेकिन h का वैल्यू भी 0 रख दो, फिर हल के हल, फिर हर जगह h का वैल्यू 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर में 0, 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 और ऐसे इन्फाइनाइट टाइम्स दोनों लिमिट एक साथ रखाती है। तो आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इन्फाइनाइट दफे 1 आ गया, तो आंसर ही आपका इन्फिनिटी आ गया, 0 इंटू इन्फिनिटी आ गया। बाहर 0 रखा है ना, और इधर इन्फिनिटी आ गया,
तो 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म पकड़ लेगा वो, तो दोनों लिमिट को एक साथ ही रखना होता है, अलग अलग नहीं, पार्शियल लिमिट हो जाएगा वो। देखिए बाहर h है, ये e की पावर में h माइनस वन उल्टा करके लिखा मैंने उसको, बहुत ही बढ़िया, कहाँ गया, e की पावर में h माइनस वन उल्टा किया तो एक माइनस आएगा बाहर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको मैं 1 लिख दूंगा अभी, बचा के अपने पास e की पावर में h, ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस e की पावर में nh, ठीक है। ये गलती मत करना कि n को इन्फिनिटी रख दिया और h को कुछ रखा ही नहीं, दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डबल लिमिट चल रही है। अच्छा ये वाला पार्ट तो वैसे भी 1 होता है, आखिरी स्टेप में 1 करना चाहता हूँ मैं क्योंकि पार्शियल लिमिट हो जाएगी, बट आप इसको आखिरी स्टेप में करो या अभी करो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सीख चुके हैं ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पार्शियल लिमिट यहाँ पर नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग सेफ्टी के लिए आखिरी स्टेप में ही करेंगे। अभी तो आप मान लो कि ये बॉक्स है और एन एच का वैल्यू क्या है, एन एच का वैल्यू 1 के बराबर है इस क्वेश्चन में, देखो ना मैंने आपको लिखवाया था कोपचे में, तो एन एच का वैल्यू 1 है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई, अरे एन एच की जगह 1 रख दिया, ई की पावर में 1 मतलब 1 माइनस ई है ना, और ये ई की पावर में एच रहने दो और यहाँ पे रहने दो एच अपॉन ई टू द पावर में एच माइनस 1। अब फायर करते लिमिट्स, यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं रखा है, एन एच का वैल्यू 1 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो होता है, पहले ही अपन ने फॉर्मूले में सीखा था कि एन एच का वैल्यू 1 माइनस 0 दैट इज बी माइनस ए होगा, है ना, तो वो होता है इसीलिए लिखा है अपन ने। चलो आगे बढ़ा जाए, हाँ जी अब लिमिट फायर करते हैं, तो ये यहाँ पे लिमिट जैसी रखा मैंने, दोनों लिमिट रख दिया अब खट से, तो एन तो यहाँ पे जिंदा ही नहीं है, एन तो गायब हो गया, टेंशन खत्म अपना, एच बचा है, एच की जगह 1 रखेंगे, ये हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 है, ये तो बाय फॉर्मूला 1 हो जाएगा, बचेगा अपने पास माइनस ऑफ 1 माइनस ई दैट इज ई माइनस 1, ई माइनस 1 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना, तो कैपिटल एस एन का वैल्यू आ जाएगा ई माइनस 1। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हो तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत प्राचीन काल में ऐसे किया जाता था एरिया, न्यूटन भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि क्या आप समझ रहे हो ना कैसे लोग हो तुम, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर डालो इसको, ई की पावर एक्स को, खत्म, तो सबने बोला कि यार आपका फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें, करके देखते हैं, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स लिमिट रखा 0 से 1, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 1, वही आंसर आ रहा है, सेम आंसर यहाँ से सेम आंसर यहाँ से, सबने बोला कि ये वाला मेथड हमको बहुत अच्छा लगा तो हम ये यूज़ करेंगे। तो ये वाले मेथड से क्या सीखा अपन ने कि एरिया जो निकालते हैं वो कैसे निकाला जाता है एक्चुअल में, और फिर उसको इंटीग्रल में अगर अपन कन्वर्ट कर देते तो आपको सेम चीज़ मिलती है ना, तो जैसे जैसे मैथ्स में एडवांसमेंट आई वैसे वैसे एरिया निकालने के ज़्यादा अच्छे तरीके आते गए। अभी इंटीग्रेशन से ज़्यादा अच्छा तरीका इस दुनिया में नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे जो अपने को पता है एरिया निकालने का, चाहे वो कोई भी एरिया हो, नॉट जस्ट अ प्लेन एरिया, जैसे प्लेन एरिया समझते हो, जैसे स्क्रीन आपकी ये प्लेन है ना, इस स्क्रीन पर ही वो एरिया बन रहा है, लेकिन अगर मैं आपको 3D फिगर दे देता हूँ सिलेंडर को, तो इन सब का भी एरिया जो होता है वो इंटीग्रेशन से ही निकाला जाता है, या इनका वॉल्यूम भी इंटीग्रेशन से ही निकाला जाता है, आप लोग सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट सर एक प्रिंसिपल। मिनट थोड़ा ऊपर ना सर। हाँ, और ये न्यूटन्स मेथड जो है, सर आपने यहाँ पे बोलो। सर आपने यहाँ पे ई के पावर 1 क्यों नहीं लिया एंड में, एच 2h यहाँ पे 1। 1 इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि मैं अगर 1 ले लेता तो जीपी का फॉर्मूला शांति से नहीं लगा पाता, यहाँ पे ले नहीं सकता था मैं। क्योंकि आपने वो फॉर्मूला में एफ बी है ना, तो इसलिए पूछी मैं। कहाँ पे, हाँ एफ बी है ना, हाँ सही कह रहे हो हाँ आप, तो बी सही तो कह रहे हो, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि एफ बी वाला फॉर्मूला मत यूज़ किया करो, ए प्लस एन एच ही प्रोसीड किया करो, उसी से आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है आप एफ बी लोगे तो भी आ जाएगा बट फिर फंसोगे, है ना, डोंट वरी उससे भी आंसर आ जाता है। आप क्या करोगे यहाँ पे एन एच की जगह फिर 1 रखोगे, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, ए की पावर में एन माइनस 1h, उसको कंसीडर करके आप फिर n माइनस 1 टर्म्स का जीपी निकालोगे, वो हेडेक वाला काम हो गया, और इसको आप 1 मान लोगे पहले, e की पावर 1 मान लोगे पहले से ही, तो इसका इस जीपी का आप वैल्यू निकालोगे और e की पावर 1 पहले से ही है ना, तब जाके आपका आंसर आएगा, थोड़ा ज़्यादा हेडेक हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूला मत याद रखो, आप बस पहला स्टेप याद रखो कि a प्लस 1h 2h 3h और nh तक जाना है अपने को, और nh का वैल्यू जो होता है वो b माइनस ए होता है, जस्ट पुट इट देयर, है ना, लिखिए इसको। हाँ सर। खैर अभी अपनी किस्मत अच्छी है, बोर्ड एग्जाम से ये डिलीटेड है, आगे बढ़ते हैं, अब एक्चुअल टॉपिक चालू करते हैं, एरिया अंडर द कर्व।
पहले तो अपन ने गरीबों की तरह निकाल लिया एरिया अंडर द कर्व, फिर न्यूटन भाई साहब आए, न्यूटन भाई साहब ने बोला कि इंटीग्रेशन से निकालो ना यार, हमने बोला ठीक है इंटीग्रेशन से निकालते, तो उन्होंने फिर हमको एक पूरा चैप्टर ही दे दिया, अब वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपन अब, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व अब अपन निकालना है, पहले हाँ कर लो भाई कॉपी, पहले लिख लो अच्छे से, टेक योर टाइम। ओके, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप ऊपर लिख नहीं पाए तो पॉज कर करके लिख लेना आराम से, ठीक है। अच्छा, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, मेरी सिंपल सा स्टेटमेंट सुनना मेरा, एरिया अंडर द कर्व इज सिंपली डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व इज सिंपली डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है उसके कम क्वेश्चंस, मतलब एक ही क्वेश्चन क्यों करा, एक क्वेश्चन इसलिए करा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये इसका एप्लीकेशन होता है, एक से ज़्यादा इसलिए नहीं करा क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन, कितना भी कर लो हमको समझ में आ गया ना उतना ही इनफ है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो क्यों ना हम इंटीग्रेशन मेथड पढ़े, अब रेक्टेंगल मेथड जो है वो सिलेबस में नहीं है तो इंटीग्रेशन मेथड पढ़ जाए। अच्छा, देखिए भाई, मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसी पैटर्न में समझना, उसी पैटर्न में आप सॉल्व भी करना, ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ नहीं जाने वाली, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क जो है हर बार की तरह सबसे पहले NCERT से दूंगा, तो NCERT आप लोगों को हल्के हल्के सॉल्व करनी पड़ेगी जब भी मैं दूंगा, ठीक है। डिलीटेड चैप्टर्स भी सॉल्व करेंगे अपन सारे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कर्व है, उस कर्व का एरिया इस तरीके से नज़र आता है। अब आपको बोला गया है कि इस कर्व का एरिया निकालिए आप, एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट A to B, ये पॉइंट x इज इक्वल टू A से लेकर x इज इक्वल टू B तक का एरिया निकालिए आप, है ना, ऐसा हमें कहा जा रहा है। तो देखिए इसको निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल। देखो करना क्या होता है आपको, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाना है, वर्टिकल। अब आप बोलोगे कि सर वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल भी होता है क्या? होता है, बट अभी वर्टिकल पे फोकस करते हैं। वर्टिकल अच्छे से समझ लो, हॉरिजॉन्टल उसी के जैसा है। मैंने क्या करा, एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाया, बनाइए मेरे साथ साथ। अच्छा, ये जो वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्राइप है ना, इसका विड्थ मैंने क्या लिया है वो अब मैं बताता हूँ। देखो अभी तक अपन विड्थ क्या लेते थे? h, क्यों? क्योंकि अभी तक अपन गरीब थे ना, अब अपन थोड़े से अमीर हो गए, अपने को इंटीग्रेशन आ गया, तो अपन h नहीं लेंगे। हम पहले इनफिजिमली स्मॉल क्वांटिटी को h से रिप्रेजेंट करते थे, आज हम उस h से ऊपर उठ के आ गए। अब हम इनफिजिमली, इनफिजिमली समझते हो क्या होता है? इनफिजिमली का मतलब होता है कि इनफाइनाइटली छोटी क्वांटिटी, मतलब 0.0000000 जब तक ताकत है जीरो बोलते जाओ और लास्ट में एक वन, उतना छोटा क्वांटिटी जो होता है उसको हम कैलकुलस की भाषा में dx बोलते हैं। इनफिजिमली स्मॉल क्वांटिटी या लेंथ को हम dx से, मतलब ये जो विड्थ है इस विड्थ को हम dx बोलेंगे। वाई dx, वाई नॉट dy, वाई नॉट dz? क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है। अरे यार, x एक्सिस के अलोंग है ना ये लेंथ, इसलिए हम इसको dx कह रहे हैं। अगर ये y एक्सिस के अलोंग लेंथ लेंगे हम फ्यूचर में तो उसको हम dy कहेंगे। ये लाइन मेरी बहुत अच्छे से सुन लेना, क्योंकि ये लाइन किसी भी किताब में नहीं लिखी होती है कि dx क्यों लिया, dy क्यों नहीं लिया, dz क्यों नहीं लिया, या कुछ और क्यों नहीं लिया, क्या रीज़न है इसके लिए, क्या रटल है इस चीज़ को? नहीं, x एक्सिस के अलोंग है इसलिए dx, y एक्सिस के अलोंग फ्यूचर में लेंगे हम, बिल्कुल लेंगे, तो dy आएगा। और जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो z एक्सिस के अलोंग भी लेंगे अपन, है ना, बट वो उतने बड़े हम इस साल नहीं होने वाले, तो अभी dx dy से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। तो x एक्सिस के अलोंग है इसलिए अपन ने इस रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का विड्थ हमने dx ले लिया। इसकी हाइट देखते हैं हम क्या लेंगे। देखिए अभी तक अपन क्या करते थे कि ये वाला पॉइंट जो है ये हमको पता नहीं होता था क्या होता, जैसे कि हम a से h डिस्टेंस आगे जाते थे तो a प्लस एच, फिर एक और h डिस्टेंस आगे गए तो a प्लस टू एच, फिर और h डिस्टेंस आगे गए तो a प्लस थ्री एच, फिर और h डिस्टेंस आगे गए तो a प्लस फोर एच, पॉइंट पता चल जाते थे। बट यहाँ पे मैंने क्या करा है कि कोई भी सॉरी, जस्ट मिनट, यहाँ पर हमने क्या करा है कि कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया है x,
जनरल पॉइंट ही क्या है, एक्स है। जनरल पॉइंट एक्स ले डाला। आ रही है क्या बात समझ में? मतलब इस एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना था हमें, मैंने क्या करा, वो एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया। क्या टेंशन है? जैसे अपन लोकस में क्या करते थे, एच कॉमा के लेते थे ना जनरल पॉइंट एक्स वाई को, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, उस जनरल पॉइंट को सिर्फ एक्स ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड को हम लोग कहते हैं, फाइंडिंग एरिया बाय वर्टिकल स्ट्राइप मेथड। क्या कहते हैं? वर्टिकल स्ट्राइप मेथड। एक्चुअल में इसका यही नाम है, वर्टिकल स्ट्राइप मेथड, है ना। एनसीईआरटी में भी आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप और वर्टिकल स्ट्राइप मिलेगा। सो दिस इज अ वर्टिकल स्ट्राइप मेथड। नाउ ये एरिया करता क्या है और इस एरिया को हम निकालते कैसे हैं, उसके लिए आपको स्क्रीन पे देखना है बिना लिखे। ठीक है, तो अगले 2 मिनट आप स्क्रीन पे देखिए, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। आप मेरे को ये बता सकते हो क्या कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्राइप मैंने बनाई है, ये रेक्टेंगुलर है, इस रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का, एक मिनट, क्या डाउट सर, आपकी आवाज़ लैग होके फास्ट फॉरवर्ड हो रही है बीच बीच में। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, पॉज करते हैं। मैंने अभी तक जो आपको समझाया, जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई अभी तक, वो ये है कि ये जो मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाई है ना, इसका विड्थ है dx, इसकी विड्थ है dx, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आप मुझे बता सकते हैं क्या? क्योंकि ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज x, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिंपली f ऑफ x होगा, है ना। हाँ, ये वाला y कोऑर्डिनेट थोड़ा और ऊपर होगा, ये थोड़ा और ऊपर होगा, बट उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्या इस रेक्टेंगल का एरिया मैं लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग आराम से लिख सकते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल सबसे पहले। तो वर्टिकल स्ट्राइप मेथड आप मेरे तरीके से सीखना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। आप क्या करिए, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का एरिया लिखिए, लिखिए एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर स्ट्राइप, अ पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर स्ट्राइप। एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का एरिया कैसे लिखेंगे यार? कोई भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसका लेंथ इंटू उसका विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, और ये लेंथ क्या होती है, उस पॉइंट पर जो लेंथ है, उस पॉइंट पर जो विड्थ है वो, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब देखो, वर्टिकल स्ट्राइप मेथड क्या कहता है कि आपको अगर एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे कि ये छोटा सा जो रेक्टेंगुलर स्ट्राइप है, इसका एरिया लिखो, लिख दोगे पक्का? इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, एफ ऑफ एक्स, पता है ना आपको, लेंथ एफ ऑफ एक्स है, और इसकी विड्थ कितनी अपन ने मानी, डी एक्स। ठीक है, ये छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का अगर अपन ने एरिया लिख दिया, तो आपको इसमें एक जादू करना होता है बस, है ना। वो जादू होता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या करता है कि अगर आपने इस छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्राइप को, इस छोटे से रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का एरिया लिख दिया है अगर, तो आप इसको बस इंटीग्रेट कर दो, है ना। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से ये रेक्टेंगल चालू होगा वहाँ से, तो ये रेक्टेंगल एक्चुअली ए से चालू होगा, और कहाँ पर ख़त्म होगा, ये रेक्टेंगल बी पर ख़त्म होगा। तो आप इसको बस ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर दो, और जादू से आपका एरिया अपने आप आ जाएगा, है ना। यही चीज़ हमको न्यूटन भाई साहब ने सिखाई, तो उनका जादू ज़्यादा अच्छा है कि रेक्टेंगल कहाँ से चालू हो रहा है, ए से, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बी पर। तो आप क्या करो, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्राइप लो, उसका एरिया लिख लो, उसका एरिया आपको आराम से लिखते आ जाएगा। आपको बस इसकी विड्थ डिसाइड करनी है, अलोंग द एक्स एक्सिस है तो डी एक्स, अलोंग द वाई एक्सिस है तो डी वाई, वाई एक्सिस के अलोंग अपन बाद में देखेंगे, तो अलोंग द एक्स एक्सिस है तो डी एक्स, और इसका हाइट हमेशा, सॉरी विड्थ हो गया ना, तो लेंथ हमेशा इसकी एफ ऑफ एक्स रहेगी। उस रेक्टेंगल का एरिया लिखा, और वो रेक्टेंगल जहाँ से चालू हो रहा है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आप उसको इंटीग्रेट कर दो, तो ए से चालू और बी पर ख़त्म, इंटीग्रेट कर दिया, तो इस इंटीग्रेशन से जादू हो जाता है, और ये जादू से आपको एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है। अब आपके मन में कुछ कुछ डाउट आ रहे होंगे ना, मैं समझ रहा हूँ क्या क्या डाउट्स आ रहे होंगे। पहला डाउट आ रहा होगा कि सर, अगर ये कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आपने सिखाया था कि पॉजिटिव एरिया आता है, अगर ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है तो भी तो नेगेटिव एरिया आता है ना। लेकिन अगर ये कभी ऊपर कभी नीचे है तो क्या करेंगे, तो हम कल देखेंगे उसके बारे में। अभी अपन अज्यूम करते हैं कि सारा एरिया ऊपर ही मिल रहा है या फिर सारा एरिया नीचे ही मिल रहा है। ऊपर और नीचे वाला एरिया अभी आपको हम फिलहाल नहीं दे रहे,
वो अपन आराम से सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट वाई, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट वाई। तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास? एरिया आ जाएगा आपके पास वाई डी एक्स। चेक कर लो आप इधर ना, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने बस वाई रखा है, तो ये वाई डी एक्स हो जाएगा ए से लेकर बी तक। दिस इज़ द एरिया, है ना। और इसको हम कहते हैं एरिया बाय वर्टिकल स्ट्राइप मेथड। लिखे इसको एरिया बाय वर्टिकल स्ट्राइप मेथड। मैं कैसे याद रखता हूँ उसको? बस वाई डी एक्स, मैं सिर्फ वाई डी एक्स से याद रखता हूँ। कैसे? अपन क्वेश्चन में ही समझ जाएंगे। वर्टिकल स्ट्राइप मतलब वाई डी एक्स, और जब अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप पढ़ेंगे ना तो उसमें डी वाई आ जाता है और इधर एक्स आ जाता है। वो देखेंगे बाद में कैसे आता है, अभी उसका लोड मत लो। तो एरिया बाय वर्टिकल स्ट्राइप मेथड, ठीक है। यस, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, तो ये जो मेथड है इसका नाम हम लिख सकते हैं वर्टिकल स्ट्राइप मेथड, है ना। ये मेथड 1 है। तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप भी कुछ होता होगा, देखेंगे ना बाद में। इतना ही आसान होता है वो भी, जैसे वर्टिकल स्ट्राइप है वैसे ही हॉरिजॉन्टल भी होता है। क्वेश्चन करके देखिए आप, पक्का लिखिए। पहला क्वेश्चन ये है। सर थोड़ा बस ऊपर करो सर। हाँ, लिख लो पहले अच्छे से। अब क्वेश्चन सॉल्विंग चालू हो गया। अच्छा, एक बार हमने क्वेश्चन सॉल्विंग चालू कर दिया ना, तो ये जो पहला लेक्चर है इसका वो थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि हम इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ देखते हैं। छोटा छोटा रेक्टेंगल देख रहे हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके पहले अपन ने लिमिट लगाया। वो सारी चीज़ आपको नेक्स्ट लेक्चर से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सिर्फ इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन करेंगे, और एक दो छोटे छोटे ट्रिक है, पूरा चैप्टर उसी से कवर हो जाता है। लिखिए, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, find the area enclosed by y is equal to 9 minus x square and positive x axis and y axis and positive y axis, sorry, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको अपन बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ। मैं जैसा सिखाता हूँ ना उसके ऑपोजिट जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि बार बार थोड़ी ना अपन रेक्टेंगल बनाएंगे, है ना। रेक्टेंगल एक बार बनाएंगे और छोड़ देंगे, लेकिन आपको रेक्टेंगल हर बार बनाना है। अच्छा, एक बार देखो, छोटी सी चीज़ देखना है ना। देखो होता क्या है यहाँ पे, समझो इस चीज़ को। देख रहे हो आगे पक्का? देखो होता क्या है यहाँ पे, आप इमेजिन करो कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल ना ऐसे इमेजिन करो कि ये पूरा मूव करता है। ये ए से लेकर बी तक ऐसे एरिया निकालता है। कैसे? टर ऐसे करके एरिया निकालता है। आ रहा समझ में? ये रेक्टेंगल ए से चालू करेगा और ए से लेके झाड़ू लगाएगा बी तक वर्टिकली। ये वर्टिकल खड़ा है ना, ये हॉरिजॉन्टल थोड़ी हो जाएगा। तो ये वर्टिकल है, तो ये ए से लेके बी तक झाड़ू लगाएगा। मतलब आपने इंटीग्रेशन किया ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि ए से लेके बी तक बस झाड़ू लगा दो, और वो झाड़ू लगाने के प्रोसेस में मान लो कि कलर हो गया, शेड हो गया। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो यहाँ पर छोटी होगी। अरे रेक्टेंगल अपनी हाइट को एडजस्ट करता रहेगा, आपको उसका लोड नहीं लेना है। लेकिन रेक्टेंगल ऐसे झाड़ू लगाएगा। कैसे? टर पूरा बी तक खत्म। तो ऐसे झाड़ू लगती है ना। इसलिए हम लोग इसको ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं। उसका मतलब क्या होता है वो ऐसे समझते हैं, है ना, कि जो रेक्टेंगल है इट इज़ एक्चुअली मूविंग। क्योंकि ऐसा कितने करोड़ों रेक्टेंगल्स होंगे, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ये रेक्टेंगल जो है बस झाड़ू लगा रहा है ए से लेके बी तक। उस झाड़ू की प्रोसेस में कलर हो जा रहा है पूरा एरिया, आपके पास एरिया आ जा रहा है बस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, एरिया जब भी सॉल्व करूं, मेरी स्टेप्स याद रखना। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला, ड्रॉ द कर्व। अगर आपने कर्व ड्रॉ नहीं करा तो ना आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सही होगा, ना आपका जेई का क्वेश्चन सही होगा। आपका कभी भी क्वेश्चन सही होगा ही नहीं अगर आप कर्व ड्रॉ नहीं करते हो तो। ठीक है, स्टेप 1 होता है ड्रॉ द कर्व।
और इसमें अगला स्टेप कुछ होता ही नहीं है, बस एक स्टेप होता है ड्रॉ द कर्व, और उसके बाद आपका क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, ये वाला कर्व तो अपन ऐसे ही हंसते खेलते बना देंगे, नहीं 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए कैसे बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। What is this? Basically, it's a quadratic expression, not equation. It's a quadratic expression या polynomial. इसके रूट्स क्या क्या होंगे, 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अच्छा, ये पैराबोला है, बेसिकली इट्स अ पैराबोला। ये पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है या डाउनवर्ड फेसिंग है, सब आता है अपने को, अपवर्ड या डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। डाउनवर्ड है अगर, तो इसके रूट्स क्या क्या है, एक रूट है -3, एक रूट है +3, तो ये -3 ऐसा मान लेते हैं, ये आपका पैराबोला -3 और +3 दो सिमेट्रिकल रूट्स बना रहा है। सिमेट्रिकल मतलब ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर है ना, तो इसके रूट जो बन रहे हैं वो ये है, x इज इक्वल टू -3 से लेकर x इज इक्वल टू +3 तक। दिस इज द कर्व है ना, दिस इज योर फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। नाउ आपको बोला गया है कि ये कर्व और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो देखिए ये वाला कर्व है ना, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन तीनों से मिलकर जो एरिया बन रहा है वो निकालना है। तो आपको बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है। सबसे पहले तो अपन ने डिसाइड करा। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ता तो वो भी सेम आता, बट अपने को जो बोला है वही करना है चुपचाप। करते कैसे, बेसिक, हमेशा बेसिक, हमेशा सबसे पहले आप रेक्टेंगल बनाइए। स्पेशली बोर्ड एग्जाम का अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हो तो हमेशा आपको रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनानी ही है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्राइप बनाए वर्टिकल। अच्छा, इस रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का विड्थ कितना होता है, सबसे आसान, x के अलॉन्ग है इसलिए dx। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट जो है वो x है, दिस पॉइंट इज x, तो x पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू जितना होगा उतनी हाइट होगी। तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, और एक थोड़ी होगा यहाँ पे, तो अनेक होंगे। तो एक से ज़्यादा रेक्टेंगुलर स्ट्राइप का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, सिंपली इंटीग्रेट कर डालो इसको, कहाँ से कहाँ तक, ये रेक्टेंगल जहाँ से जहाँ तक नाचेगा वहाँ तक, तो ये नाचना यहाँ से चालू करेगा। आपका रेक्टेंगल जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है ऐसा बनेगा, और ये ऐसे नाचना चालू करेगा, कैसे, ऐसे, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा आपका। समझ आ रहा है। और ये मैं सोचो कि यहाँ पर आने के बाद रेक्टेंगल की हाइट ज़्यादा बढ़ गई, ना ना ना, रेक्टेंगल अपनी हाइट एडजस्ट कर लेगा, यहाँ पहुँचते ही उसकी हाइट इतनी सी हो जाएगी, यहाँ पहुँचती है उसकी हाइट इतनी सी हो जाएगी। आ रही बात समझ में आपको। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल को मैंने इंटीग्रेट करा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करा। और 0 से 3 तक इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि टर करके एरिया पूरा निकल जाता है, जादू। तो ये एरिया अपना निकल जाएगा, और किस्मत से पूरा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे, भाई हम कर्व ड्रॉ करेंगे हर बार, हमको दिखेगा, है ना। तो एरिया देखिए कैसे निकलेगा, कोई 36 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है। तो एरिया, ये वर्टिकल स्ट्राइप मेथड से मैंने एरिया निकाला है। सो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया, जस्ट इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से लेकर 3। अच्छा, मैं बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि स्ट्राइप बनाओ बनाओ बनाओ, बच्चे नहीं बनाते। स्ट्राइप नहीं बनाओगे आपसे गलती आगे होगी। जो पहले लेक्चर में सिखाया जाता है उसको अच्छे से दिमाग में रख लो। एफ ऑफ एक्स क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना एफ ऑफ एक्स, और डी एक्स तो डी एक्स, बस खत्म। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, एरिया आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट अलग अलग कर देता हूँ। 9 का इंटीग्रेशन 9x होगा, और एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 0 से लेकर 3 तक हम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले 3 रखेंगे ऊपर, तो 9 3 ज़ार 27 माइनस यहाँ पे रखेंगे 3 3 ज़ार 9, 9 3 27 बाई 3 कितना हो जाएगा, 27 बाई 3 हो जाएगा 9। 27 माइनस 9 अपर लिमिट का वैल्यू और लोअर लिमिट का वैल्यू, तो 0 हो जाएगा। तो दिस विल गिव अस 18 स्क्वायर यूनिट्स। 18 वाला आंसर सही है, 36 वाला आंसर गलत है। दिस विल बी द कंप्लीट एरिया। आपको सिर्फ एक तरफ का एरिया निकालना है, डबल मत कर देना उसको। हाँ, 18 करेक्ट है। हाँ, आदित्य भी सही है। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, ये दुनिया का सबसे आसान चैप्टर कहलाता है। तो वर्टिकल स्ट्राइप में क्या करना होता है आपको, वाई डी एक्स। क्या करना होता है, वाई डी एक्स। बार बार बोलो इसी चीज़ को, वाई डी एक्स, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप आएगी तो मैं आपको एक्स डी वाई बताऊँगा, है ना। आप अगर ये चीज़ याद रखते हो तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन करेंगे यार, है ना। लास्ट क्वेश्चन, मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा आज क्लास। आज मैं जितना क्लास है उतना ही क्लास लेने वाला हूँ, एक्सटेंड नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन
अपना जैसा सिलेबस है, जितना मेरे को आज करना था उससे ज़्यादा ही हो गया, पता नहीं कैसे। अरे हाँ भाई, कॉपी कर लो, ये लो। लार्जर एरिया बाउंडेड बाय y is equal to 4 plus 3x minus x square and coordinate axis ठीक है, इज इक्वल टू वॉट। तो जो बड़ा एरिया है वो, सर अगर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बना पाए तो गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो आपको मिलेगा ही नहीं एरिया चैप्टर में कि आप उसका ग्राफ ना बना पाओ, और अगर मिल गया, बाय चांस मिल गया, तो वी विल हैव इनफ डेटा कि अपन उसको जज कर सके कि इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। एओडी में अपन ने सीखा है ना, एओडी में क्या सीखा था अपन ने कि कोई भी उटपटांग फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है, कैसे भी फंक्शन का आप बना सकते हो, बस आपको देखना होता है कहाँ असिम्पटोट होता है, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल, कहाँ पे वर्टिकल असिम्पटोट होता है, वैसे वैसे करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाया तो जा सकता है, बट उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आदित्य बताओ मेरे को, ये क्वाड्रेटिक है तो इट्स ए पैराबोला, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला या अपवर्ड फेसिंग है? डाउनवर्ड। अच्छा गुड। स्टेप 1 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस रिलीजियसली फॉलो करो, ये चैप्टर में कभी गलती होगी नहीं। स्टेप 1 इज़ ऑलवेज 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 ड्रॉ द कर्व। अगर आप कर्व ड्रॉ नहीं करते हो, सोचते हैं कि मैं तो यार इंटीग्रेट ही कर डालता हूँ, तो आपसे कभी भी आंसर नहीं आएगा। कर्व को ड्रॉ करें, और ड्रॉ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कर्व में एक्चुअल में आपको एरिया कौन सा निकालना है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट वेरी करेगी। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और कर्व क्या है अपने पास, मैं लिख देता हूँ। इस कर्व को कोई फैक्टराइज करके बताना चाहेगा मुझे? x plus 1 x minus 4 x plus 1 x minus 4, बहुत ही शानदार है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -4, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 4, सॉरी x माइनस 4 और x प्लस 1। इतना तो आता ही ना अपने को करते, माइनस को इग्नोर करो, बस ये अंदर अंदर फैक्टराइज कर दिया अपन ने। तो इसके रूट्स क्या है, -1 और 4, और लेकिन ये उल्टा पैराबोला है, तो -1 यहाँ कहीं होगा और 4 को थोड़ा सा यहाँ मान लेते और उल्टा पैराबोला बना देते हैं। तो उल्टा पैराबोला अगर मैंने बनाया, ये हो गया। सो दिस इज x इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज x इज इक्वल टू -1। इज दैट ओके? अब आपको बोला क्या गया है क्वेश्चन में, x एक्सिस, y एक्सिस और कर्व के बीच में लार्जर एरिया। तो x एक्सिस, y एक्सिस और कर्व के बीच में एक एरिया ये आ रहा है रेड वाला, और एक एरिया ये वाला आ रहा होगा ग्रीन वाला। x एक्सिस, y एक्सिस, और ये भी तो एक एरिया, ये भी y एक्सिस, x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया है, लेकिन इनमें से लार्जर तो रेड वाला है, तो अपने को रेड वाला निकालना है। रेड वाला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बस आप एक वर्टिकल स्ट्राइप बनाएंगे। ये वर्टिकल स्ट्राइप बनाया, ये वर्टिकल स्ट्राइप कहाँ से सॉरी, ये वर्टिकल स्ट्राइप कहाँ से कहाँ तक नाचेगी, 0 से लेके 4 तक, है ना। तो ये 0 से लेके 4 तक नाचेगी। अगर 0 से लेके 4 तक अगर नाचेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका विड्थ होता है कितना, dx, हमेशा विड्थ लिखो। फिर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, हमेशा f ऑफ x। कितना आसान, आपने लंबाई लिखा, फिर चौड़ाई लिखा, और ये छोटे से रेक्टेंगल का एरिया आया, जादू से इसको इंटीग्रेट करा, और इंटीग्रेट करते ही आपके पास क्या आ जाता है, पूरा एरिया। लेकिन इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, अगर आप 0 से लेकर 4 तक करोगे तब जाके आपको पूरा एरिया मिलेगा। मान लो किसी बच्चे ने होशियारी दिखाई और 0 से लेकर 3 तक ही इंटीग्रेट करा, तो उसको पता है इतना सा एरिया मिलेगा। 3 तक का एरिया आपको बाकायदा मिल जाएगा, लेकिन आपको 4 तक जाना है, तो जहाँ तक जाना है वहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक जाएंगे हम लोग, और आपको यहाँ से एरिया मिल जाएगा। नाउ दिस फंक्शन इज़ व्हाट, 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स y। तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस ये छोटा सा इंटीग्रेशन मेरे को करना है 0 से लेकर 4 तक, कर डालेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, 18.7 आंसर आ रहा है, विच इज़ 56/3। मेरे ख्याल से 56/3 सही है।
ठीक है। तो निकाल लेते हैं, 4 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x, ठीक है ना। फिर 3x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x क्यूब बाय 3। इसमें हम लोअर लिमिट 0 रखेंगे, अपर लिमिट 4 रखेंगे। 4 रखेंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 16, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4 16 बटा 2 कितना 8, 8 या 24, और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 16 16 24 64, 64 बटा 3 64 बाई 3। करो इनको ऐड यार, कितना आ जाएगा 30 40 40 माइनस 64 बाई 3, दैट विल गिव अस 120 माइनस 64 बाई 3 विच इज़ 56 आई गेस, है ना, जो कि आपका एरिया आ ही रहा है। दिस इज 53 बाय 56 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया जो आ जाएगा दैट विल बी 56 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ये लो लिख लो। अच्छा, ये सब आप शांति से कब लगा सकते हो, जब पूरा का पूरा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर हो। थोड़ा भी एरिया अगर एक्स एक्सिस के नीचे आ जाता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा, है ना। वो अपन कल सीखेंगे, आज इतना ही काफ़ी है, आपका ब्रेन इतना आराम से ले पाएगा। हाँ, अब मैं आपसे होमवर्क की बात करूँगा, 2 मिनट लगेगा, है ना। तो रिकॉर्डिंग में यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, लेक्चर यहीं तक हो गया अपना समाप्त, ठीक है। चलिए, तो रिकॉर्डिंग यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे।